हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 27। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 27 यूनिट 9 चल रहा है हमारा। तंत्र व्यवस्था एवं सहयोगी शासन, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेट गवर्नेंस। तंत्र व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार नौकरशाही के माध्यम से जन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें ई गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस व्यवस्था में सरकार नौकरशाही के साथ साथ विभिन्न संगठनों को भी सहभागी बनाती है। तंत्र व्यवस्था नेटवर्किंग। तंत्र व्यवस्था या तंत्र शासन सामाजिक तंत्र का एक औपचारिक रूप है। इस औपचारिक रूप में नौकरशाह भी शामिल होते हैं। तंत्र व्यवस्था नौकरशाहों का आपसी संबंधों के साथ साथ अन्य संबंधों को भी सूचित करता है। तंत्र व्यवस्था में अनेक स्वायत्त निकाय शामिल होते हैं और तथा वे आपस में अंतःक्रिया कर एक व्यापक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र व्यवस्था में विभिन्न प्रकार सहयोग तथा सुरक्षा का आदान प्रदान होता रहता है। तंत्र व्यवस्था को सामान्यतः 3 कारकों से नियंत्रित किया जाता है। फर्स्ट है विभिन्न कारकों के संबंध के आधार पर, सेकंड है निर्णय प्रक्रिया के आधार पर और फोर्थ है स्वनिर्धारित नियमों के आधार पर। परवीन तथा किंग्स ने तंत्र व्यवस्था के 2 विभिन्न आयाम बताए हैं। फर्स्ट है तंत्र शासन के खुला होने या न होने, खुला होने के आधार पर। सेकंड है तंत्र व्यवस्था सहभागी या गैर सहभागी के आधार पर। तंत्र व्यवस्था को निम्न प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है सहभागी सरकारी तंत्र और सेकंड है नेतृत्व आधारित सरकारी तंत्र। सहभागी सरकारी तंत्र पर सरकार के साथ साथ अनेक सहभागी संगठन शामिल होते हैं। नेतृत्व आधारित सरकारी तंत्र में सरकार नेतृत्व की मुख्य भूमिका में होती है, अन्य संगठन अधीनस्थ भूमिका में कार्य करते हैं। तंत्र व्यवस्था का महत्व। तंत्र व्यवस्था का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है तंत्र व्यवस्था द्वारा शासन को प्रभावी रूप से संचालित किया जाता है। सेकंड है तंत्र व्यवस्था द्वारा सरकार अन्य तंत्रों के विकास को अवसर देती है। थर्ड पॉइंट है तंत्र व्यवस्था सहयोगी तथा सहभागी शासन को आधार प्राप्त करती है। सहयोगी शासन। सहयोगी शासन भी तंत्र व्यवस्था का एक रूप है। वर्तमान समय में सहयोगी शासन को विशेष महत्व दिया जाता है। ये शासन में राज्य के साथ साथ अन्य संगठनों को राज्य में सहभागी बनाता है। ये सरकार के कार्यों के विभाजन तथा विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये सरकार के दायित्वों को कम करता है तथा उत्तरदायित्व को अलग अलग विभागों में हस्तांतरित करता है। वर्तमान में सहयोगी शासन को अधिक महत्व दिया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT तथा शासन। सूचना एवं संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का दिन प्रतिदिन तेजी से विकास हो रहा है। इसके अंतर्गत उच्च आवृत्ति वाले बेतार संचार सेवा से लेकर कंप्यूटर, अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह, केबल टीवी, फाइबर ऑप्टिकल, एनिमेशन, डिजिटल नेटवर्क, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर ग्राफिक, हाई डेफिनेशन, टेलीविज़न आदि संचार प्रौद्योगिकी की आधुनिक प्रणालियां शामिल हैं। इंटरनेट इस श्रृंखला की सबसे नूतन व्यवस्था है। इसकी उपयोगिता एवं प्रभावक उत्पादकता सरकारी कामकाज से लेकर घरेलू आंकड़ों, शिक्षा, बैंकिंग, कंपनी प्रबंधन, विपणन, बीमा, प्रौद्योगिकी संचालन, कृषि, चिकित्सा, मौसम अनुमान, आपदा प्रबंधन, गणितीय मॉडल तथा विकास एवं अनुसंधान प्रक्रियाओं के संचालन में सराहनीय साबित हुई है। सूचना तकनीक के क्रांतिकारी विकास के कारण मानव के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के बड़े बदलाव परिलक्षित हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी। ये आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान आदि कार्यों तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन,
एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है। पिछले कुछ समय में सूचना प्रौद्योगिकी में संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जैसे वैश्विक ग्राम ग्लोबल विलेज कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक समाज अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमुच्चय माना जाता है। इसका प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में किया जाता है। यह दूरसंचार, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क आधारित कंट्रोल के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। सूचना को एकत्र करने, स्टोर करने, उसमें सुधार करने तथा उसे प्रेषित यानी सेंड एवं प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर, आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार का संचालन, ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित है। ये विभिन्न उपकरणों, सेवाओं एवं अनुप्रयोगों का समूह है जिसका प्रयोग सूचना के उत्पादन, वितरण एवं आदान प्रदान में मुख्य रूप से किया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट, आउटपुट एवं स्टोरेज करने वाली युक्तियाँ यानी डिवाइस शामिल हैं। सेकेंड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वर, व्यापारिक एवं वाणिज्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं। थर्ड पॉइंट है दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए वायरलेस पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना की क्रिप्टोग्राफी शामिल है। फोर्थ पॉइंट है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। इसके अंतर्गत सिस्टम प्रशासक, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क प्रशासक शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी के उपयोग। आईसीटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आम आदमी को लाभान्वित किया है। इसमें से कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग इस प्रकार है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बहुत ही, जो कोरोना टाइम हमारा आया था, इसमें आईसीटी के द्वारा ही जो शिक्षा हुई थी वो पूरी की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है एक शिक्षक द्वारा शिक्षित होने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई समय सीमा नहीं है। आईसीटी के माध्यम से किसी भी समय और कहीं भी कक्षा में भाग लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करने वाली या इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं और पाठ यानी लेसन को और अधिक मनोरंजक, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आईसीटी का उपयोग करके शिक्षक ग्राफिक, वीडियो और एनिमेशन द्वारा एक बहुत से सरल तरीके से जटिल अवधारणा को भी समझा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है
सीखने के साधनों को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। 5th पॉइंट है, बच्चों को प्रगति को इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के रूप में मैप किया जा सकता है, जो शिक्षकों और छात्रों को मजबूत और कमज़ोर बिंदुओं की पहचान करने में सहायता करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग। 1st पॉइंट है, आईसीटी रोगों की सुरक्षा और संतुष्टि में सुधार करने, नवीनतम तकनीक में अपडेट करने, जनसंख्या के स्वास्थ्य और आंकड़ों पर ज्ञान रखने में मदद करता है। 2nd पॉइंट है, स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में आईसीटी बीमारी को कम तथा नष्ट करने के लिए संभावित रोकथाम उपायों को खोजने में मदद करता है। 3rd पॉइंट है, अस्पताल में आईसीटी का उपयोग चिकित्सा डाटा और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के लिए किया जाता है। ये आसानी से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। 4th पॉइंट है, आईसीटी के उपयोग से उपचार की लागत में कमी आई है। शासन के क्षेत्र में सरकारी सूचनाओं और सेवाओं में आईसीटी एक्सेस के माध्यम से बेहतर प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरित होती है। इंटरनेट सरकार को पब्लिक सेवाओं की प्रस्तुति करने और सूचना और नीतियों को अधिक कुशलता से प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। आईसीटी ग्राहकों और प्रभावी प्रबंधन को बेहतर रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। आईसीटी के व्यापक उपयोग ने सरकार को सेवाओं और सूचना को कुशल तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित लाभ हैं। 1st पॉइंट है, संचार की तीव्र गति। इसके द्वारा धन तथा समय की बचत की जा सकती है, क्योंकि यह जानकारी भेजने, साझा करने के लिए बहुत ही तीव्र माध्यम है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर हम कुछ सेकंड में ही मैसेज, ईमेल आदि के माध्यम से देश विदेश के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क जैसी साइट के द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, लागत प्रभावशीलता। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सूचना का स्थानांतरण काफ़ी सस्ता व सुगम हो गया है। पहले फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं को भेजना या बातें करना बहुत महंगा था, लेकिन अब ईमेल के माध्यम से कम खर्च में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। 3rd पॉइंट है, व्यापक उपलब्धता। इस तकनीक के माध्यम से दिन के 24 घंटे तथा सप्ताह के 7 दिन संचार की सुविधा उपलब्ध रहती है, अतः आप किसी भी समय और कहीं भी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन खरीद बिक्री किसी भी समय अपने घर पर बैठकर की जा सकती है। 4th पॉइंट है, नई नौकरियों का निर्माण। आईसीटी का सबसे अधिक लाभ आईटी क्षेत्रों में नई नौकरियों का निर्माण होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, वेब डिज़ाइन आदि के पास प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से बनाए गए रोजगार के अनेक अवसर हैं, अतः इंटरनेट के आने से रोजगार के नए आयाम विकसित हो रहे हैं। 5th पॉइंट है, शिक्षा का विकास। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। इंटरनेट की सुविधा से कोई भी सूचना या जानकारी एक क्लिक करने पर ही एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। किसी भी शैक्षिक संस्थान के फॉर्म भरने व अन्य जानकारी को क्षण भर में ही प्राप्त किया जा सकता है। 6 पॉइंट है, स्वास्थ्य देखभाल का विकास। आईसीटी के द्वारा स्वचालित अस्पताल सूचना प्रणाली देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करती है। दवा उद्योग वह उद्योग है जो आईसीटी के उपयोग की सुविधा का लाभ लेता है। आईसीटी ने ही ई हेल्थ को भी संभव बनाया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से हानियाँ। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। 1st है, बेरोजगारी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार में कमी आई है। तकनीकी कौशल से संपन्न लोगों की जगह अब मशीनों
और रोबोट से कार्य किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है नौकरी की सुरक्षा का अभाव। वर्तमान में रोजगार के क्षेत्रों में नई नई तकनीकें जुड़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग इससे तालमेल बैठाने में असक्षम हैं, उन्हें रोजगार से निकाले जाने का भय हमेशा ही रहता है। थर्ड पॉइंट है गोपनीयता की कमी। ईमेल व सोशल साइट के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं एक दूसरे को भेजी जा रही है, जिसमें ईमेल हैकिंग की घटनाएं व अन्य साइबर क्राइम भी होते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है दैनिक जीवन में बाधाएं। वर्तमान में हमारे जीवन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, जिससे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन आदि जैसे खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। इससे जीवन में तरह तरह की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी संशोधन अधिनियम 2008, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसमें लेन देनों के लिए कानूनी रूपरेखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रियान्वित किया गया है। ई शासन में सुविधा प्रदान करने तथा कंप्यूटर संबंध अपराधों पर ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर अपराध तथा उसके दुरुपयोग, धोखाधड़ी के बहुत से नए रूप घटित होने के कारण कानूनी रूपरेखा से सुदृढ़ करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के जरिए संशोधित किया गया है। संशोधित अधिनियम 27 अक्टूबर 2009 से लागू हो गया। इस संशोधन अधिनियम में कुल 52 धाराएं हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। पहला है फर्स्ट है अधिनियम के तहत सभी सेवाएं प्रदाताओं, वेब होस्टिंग सेवा लेने वाले, सर्च इंजन, ऑनलाइन नीलामी साइट व साइबर कैफ़े को भी शामिल किया गया है, जिससे कोई सेवा प्रदाता कानूनी परिधि से बाहर न रह सके। दूसरा, अधिनियम में डाटा सुरक्षा व उनकी निजता को सुनिश्चित करने के लिए डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए सेक्शन 43A लाया गया है, जो डाटा लीकेज होने पर पीड़ित को मुआवजा का अधिकार देता है। थर्ड पॉइंट है गोपनीयता भंग कर सूचना जारी करने के स्थिति 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। फोर्थ पॉइंट है साइबर नग्नता को लेकर अधिनियम में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में दोषियों को 5 से 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। 6 पॉइंट है अधिनियम के अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट या संरक्षित सिस्टम को हैक करने के खिलाफ 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। 7 पॉइंट है देश की अखंडता, एकता एवं सुरक्षा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की संरक्षा हेतु सरकार को किसी भी साइट को बंद करने का अधिकार है। ई सरकार तथा ई शासन, ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस। आजकल सर्वत्र शासन के लिए नई अवधारणा प्रचलित हो रही है। वह ई प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन और ICT एडमिनिस्ट्रेशन। ई सरकार ऐसा शासन है जो कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध है। ई गवर्नेंस सक्षम सरकार, श्रेष्ठ सरकार और प्रभावी सरकार है। नेक्स्ट कॉम के अध्यक्ष स्वर्गीय देवांग मेहता के अनुसार ई सरकार से तात्पर्य स्मार्ट गवर्नमेंट से है। स्मार्ट अर्थात S से सिंपल, M से मॉडल, A से अकाउंटेबल, R से रिस्पॉन्सिबल तथा T से ट्रांसपेरेंट है। तात्पर्य यह है कि सूचना तकनीकी के प्रयोग से सरकार स्मार्ट हो गई है। ये स्मार्ट की फुल फॉर्म है जो पेपर में पूछा जा सकता है। ई सरकार तथा इलेक्ट्रॉनिक सरकार मूलतः साधारण, नैतिक, जिम्मेवार, प्रत्युत्तरदायी और पारदर्शी अधिशासन लाने के लिए सरकारी कार्यकरण की प्रक्रिया में सूचना और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। इसमें साधारणतया निम्नलिखित किसी एक अथवा सभी कारणों को शामिल किया गया है। फर्स्ट है नागरिकों, व्यवसायों अथवा अन्य सरकारी विभागों के साथ सूचना का आदान प्रदान।
सेकंड है सार्वजनिक सेवाओं की तीव्रतर और अधिक सक्षम सदुपयोगी। थर्ड है आंतरिक क्षमता सुधारने। फोर्थ है लागत कम करने, राजस्व बढ़ाने। फिफ्थ पॉइंट है प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पुनर्गठन। सिक्स पॉइंट है सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने से सरकारी एजेंसियों द्वारा ICT का प्रयोग। ई शासन अथवा ई शासन की परिभाषा। ई शासन या ई सरकार या ई शासन। ई सरकार अथवा ई शासन की परिभाषा। ई सरकार या ई शासन शब्द ने वर्तमान में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, फिर भी इस शब्द की कोई मानक परिभाषा नहीं है। विभिन्न सरकारें और संगठन स्वयं अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के उपयुक्त होने के लिए इस शब्द की परिभाषा देती है। कभी कभी ई सरकार शब्द का प्रयोग ई शासन के रूप में किया जाता है। कुछ व्यापक रूप से प्रयुक्त परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक के अनुसार ई सरकार का संदर्भ सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि व्यापार क्षेत्र, नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल संगठन के प्रयोग से है, जिसमें नागरिकों, व्यवसाय और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। ये प्रौद्योगिकियाँ विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति कर सकती है। नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर सदुपयोगी, व्यवसाय और उद्योग के साथ सुधरी हुई परस्पर क्रिया, सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों की अधिकारिता अथवा अधिक सक्षम सरकारी प्रबंधन करना है। परिणामी लाभ कम भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, अत्यधिक सुविधा, राजस्व वृद्धि और लागत की कमी हो सकती है। इस प्रकार यहाँ बल नागरिक सरकार परस्पर क्रिया सुधारने, लागत घटाने और राजस्व सृजन तथा पारदर्शिता में सूचना प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर दिया गया है। सेकंड पॉइंट है यूनेस्को के अनुसार ई शासन का संदर्भ नागरिकों के हितों के लिए उनके प्रत्ययन और कानूनी अधिकारों और दायित्वों के प्रयोग सहित किसी देश के कार्य के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्राधिकार के प्रयोग से है। ई शासन को जनता तथा अन्य एजेंसियों को सूचना के प्रसार की सक्षम, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया और सरकार के प्रशासन कार्यकलापों का कार्य निष्पादन सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होकर इस अधिशासन के कार्य निष्पादन के रूप में समझा जा सकता है। यह परिभाषा अत्यधिक पारदर्शिता और क्षमता उत्पन्न करते हुए नागरिकों के हितों के प्रत्ययन के साथ देश के कार्य प्रबंधन और प्राधिकार के प्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रयोग की कल्पना करती है। थर्ड पॉइंट है यूरोप परिषद ने ई शासन का अर्थ इस प्रकार लिया है। सार्वजनिक कार्यवाही के 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग है। और क्या कह रहे हैं, सरकारी प्राधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों पर सरकारी प्राधिकारियों का क्रियान्वयन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रजातंत्र है। सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाएं हैं। इन मामले में ध्यान केंद्रण सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर परस्पर क्रिया प्रोत्साहित करने, प्रजातंत्र के संवर्धन और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग करने पर है। ई शासन अधिनियम 2002 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शासन को परिभाषित करता है। सरकार द्वारा इन प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के साथ वेब आधारित इंटरनेट अनुप्रयोग और अन्य सूचना प्रौद्योगिकियों का निम्नलिखित के लिए प्रयोग है। सेकंड है सरकारी सूचना तक पहुंच तथा और जनता, अन्य एजेंसियों तथा अन्य सरकारी संगठनों तक सेवाओं की सदुपयोगी बढ़ाना है। सरकारी प्रचलन में सुधार लाना, जिसमें प्रभावक उत्पादकता, क्षमता, सेवा की गुणवत्ता अथवा परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में ई शासन को निम्नलिखित अर्थ के रूप में कल्पना की थी।
सीमाहीन पहुंच, सुरक्षित और अंत विभागीय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित और सूचना के प्रामाणिक प्रवाह और नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवा प्रदान करने सहित एक पारदर्शी स्मार्ट ई अधिशासन है। ई अधिशासन के चरण। ई अधिशासन मूलभूत रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों के नेटवर्किंग के विकास से संबंध है। विकासशील देश में ऐसी प्रौद्योगिकियां और प्रणालियां विकसित देश की तुलना में प्रत्यक्ष समयांतराल के साथ उपलब्ध हुई है। भारत के संदर्भ में 1990 के दशक के उत्तरार्ध से आगे तक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से ई शासन के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां और अवसरों की उपलब्धता में अभिमुखता रही है। साधारण तौर पर कहने में भारतीय अनुभव प्रदर्शित करता है कि ई शासन का प्रारंभ निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आगे बढ़ा है। फर्स्ट है कंप्यूटरीकरण के द्वारा। पहले चरण में पर्सनल कंप्यूटरों की उपलब्धता से बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय कंप्यूटरों से सज्जित हुए। कंप्यूटरों का प्रयोग शब्द संसाधन और उसके बाद शीघ्रतापूर्ण आंकड़ा संसाधन से प्रारंभ हुआ। सेकंड पॉइंट है नेटवर्किंग। इस चरण में कुछ सरकारी संगठनों की कुछ यूनिटों को सूचना की भागीदारी और विभिन्न सरकारी संगठनों के बीच आंकड़ों के प्रवाह से हब के माध्यम से जोड़ा गया। थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन उपस्थिति। वृद्धिकारी इंटरनेट संपर्क से वेब पर उपस्थित बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इससे सरकारी विभागों और अन्य संगठनों द्वारा वेबसाइट का रखरखाव किया गया। साधारणतः इन वेब पेज वेबसाइट में संगठनात्मक संरचना, संपर्क के ब्यौरे, रिपोर्ट और प्रकाशन, उद्देश्य और संबंधित सरकारी संगठनों के कल्पना दृष्टि विवरण के बारे में सूचना विहित थी। फोर्थ पॉइंट है ऑनलाइन परस्पर संपर्क। ऑनलाइन उपस्थिति का सर्वभाविक परिणाम सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संप्रेषण माध्यम का खुलना था। इस चरण पर मुख्य लक्ष्य डाउनलोड करने योग्य प्रपत्रों, अनुदेशों, अधिनियम, नियम आदि को प्रदान करते हुए सरकारी संगठनों के साथ व्यक्तिगत अंतरपृष्ठ की संभावना को न्यूनतम करना था। ई गवर्नेंस की नागरिक प्रशासन में भूमिका। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस दोनों शब्द स्वतंत्र अवधारणाएं हैं, किंतु अनेक बार इनका प्रयोग वैकल्पिक रूप से किया जाता है। यद्यपि इन दोनों में तकनीकी रूप से कुछ मूलभूत अंतर पाया जाता है। इसमें ई सरकार शब्द का दक्ष, कुशल और लागत प्रभावी सरकार को प्रोत्साहित करने, अधिक सुविधाजनक सरकारी सेवाओं की सुविधा और सूचना के सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने तथा सरकार को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के रूप में समझा जाता है। ई शासन दूसरी ओर ई गवर्नेंस नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, राजनीतिक संस्थान द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों से बातचीत और प्रतिक्रिया के माध्यम से संकलन करने के रूप में किया जाता है, ताकि इन संस्थानों में शासन की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार ई सरकार को ई गवर्नेंस के उपसमुच्चय के रूप में देखा जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से प्रशासनिक दक्षता में सुधार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने पर केंद्रित है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र। शासन में सूचनाओं व सेवाओं को प्रवाह सरकार से नागरिकों के मध्य, सरकार तथा व्यापारियों के मध्य और सरकार से सरकार के मध्य होता है। ई गवर्नेंस में भी सूचनाओं व सेवाओं का प्रवाह इंटरनेट के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनेक विभागों, नागरिकों, व्यापारियों तथा सरकारी संगठनों के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक होता है। निम्न संबंधों के माध्यम से सरकार की पहुंच को देखा जा सकता है। फर्स्ट है सरकार से नागरिक तक, यानी G2C। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। सेकंड पॉइंट है नागरिक से सरकार तक, यानी C2G, सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन। थर्ड पॉइंट है सरकार से सरकार तक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट।
फोर्थ पॉइंट है सरकार से व्यापारियों तक, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। सरकार से नागरिक तक। सरकार से नागरिकों का संबंध ई शासन का एक प्रमुख पहलू है। सरकार से नागरिक तक यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन सब संबंध सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। आधुनिक समय में सरकार नागरिकों को जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती है, जिसमें लोगों की उपयोगिता से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है, जैसे सूचना, दूरसंचार, परिवहन, डाक, चिकित्सा सुविधाएं, विद्युत, शिक्षा इत्यादि। इस प्रकार सरकार से नागरिकों के संबंध में ई शासन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग के माध्यम से ही सेवाओं की सुविधा सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। फर्स्ट है ई नागरिकता। ई नागरिकता के तहत लोग सूचना व प्रौद्योगिकी तकनीकों के माध्यम से जुड़कर सरकारी सेवाएं प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत ऑनलाइन स्थानांतरण, दस्तावेजों का पुनः सत्यापन यथा राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। ये सरकार के लिए प्रत्येक नागरिकों की आभासी पहचान के निर्माण हेतु आवश्यक है, जिससे कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्य के लिए सरकार को नागरिक डाटाबेस बनाने की आवश्यकता होगी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सेकंड है ई परिवहन। इसमें सरकार ICT के माध्यम से सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन की सुविधाएं संचालित करती है। थर्ड पॉइंट है ई स्वास्थ्य। इस सेवा में ICT सरकार की सहायता करती है, जिसके माध्यम से अस्पतालों में मरीजों के पंजीकरण का आंकड़ा, दवाई और जानकारी अन्य कार्य कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत संचालित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है ई शिक्षा। इस शिक्षा को बड़े पैमाने पर ICT प्रभावित करती है। इसमें दूर स्तर शिक्षा, ऑनलाइन कक्षा प्रबंधन, पंजीकरण आदि शामिल है। फिफ्थ पॉइंट है ई सहायता। यह ICT पर आधारित आपदा की जानकारी व आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ये आपदा की सूचना, जानकारी, चेतावनी, प्रबंधन के तरीके आदि इंटरनेट व मैसेज के द्वारा सरकारी व निजी सहायक तंत्रों को उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही यह बचाव में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक से सरकार तक। नागरिक और सरकार के इस संबंध में नागरिक और सरकार संचार तंत्र से जुड़े होते हैं। इसमें सरकार नागरिकों के सहयोग से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया यानी वोटिंग, चुनाव प्रचार, सुझाव आदि द्वारा गठित होती है। इसके उदाहरण निम्न हैं। फर्स्ट है डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की मूल अवधारणा में जनता की भागीदारी व लोकतांत्रिक तरीके से सरकार निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। वर्तमान में भारत की अधिक जनसंख्या के कारण सरकार निर्माण में जनता को सक्रिय भागीदारी संभव प्रतीत नहीं होती। इस दिशा में ICT वोटिंग पब्लिक ओपिनियन, फीडबैक और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकती है। सेकंड है ई फीडबैक। इस फीडबैक में ICT आधारित सरकार को दिया गया सुझाव शामिल होता है। इसमें समूहों व पक्षों का एकत्रित होना सरकार को निर्णय लेने को विवश करता है। इसमें ICT के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव भी सरकार को दिया जा सकता है। इसके लिए सरकारी डाटाबेस तंत्र सहायक होते हैं। सरकार से सरकार। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच तथा दो या दो से अधिक सरकारी विभाग के बीच के संबंध को सम्मिलित करता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है ई प्रशासन। यह सरकार के आंतरिक और बाहरी कार्यों में ICT के क्रियान्वयन को शामिल करता है। ICT का क्रियान्वयन सरकारी विभाग और सरकार के बीच संचार समय को कम करता है। ई प्रशासन सरकारी विभाग के प्रशासन में तेजी और पारदर्शिता भी लाता है। सेकंड पॉइंट है ई पुलिस। ई पुलिस की धारणा साइबर पुलिस से कुछ अलग है। साइबर पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जबकि ई पुलिस जांच पड़ताल और प्रशासन में पुलिस विभाग के कार्यों को ICT के माध्यम से
आसान बनाती है। ई पुलिस प्रणाली पुलिस ऑफिसर उनके कार्यों, आपराधिक डाटाबेस, हिरासत, अपराधों में रुझान और बहुत सी गतिविधियों को सम्मिलित करती है। ई कोर्ट की अवधारणा न्यायिक प्रक्रिया को सक्षमता को सम्मिलित करती है। यह तकनीकी दूरस्थ सुनवाई, ऑनलाइन नोटिस, वारंट और निर्णय के ऑनलाइन प्रकाशन में सहायता करती है। सरकार से व्यापार निम्न बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाया गया है, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। फर्स्ट है ई कराधान के तहत ऑनलाइन कर अथवा करों का ऑनलाइन भुगतान करों को भौतिक रूप से जमा करने के लिए आवश्यक समय की कमी सहायक होता है। आईसीटी भुगतान में धोखा और कमी के दोबारा चेक करने में भी सहायता कर सकता है और सरकार को सटीकता और राजस्व प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है ई लाइसेंस। कंपनियों को सरकार से विभिन्न लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कंपनियों को विभिन्न पंजीकरण करने पड़ते हैं। लाइसेंस और पंजीकरण की आईसीटी सक्षमता समय और खर्च को कम कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ई निविदा। यह ऑनलाइन निविदा और वसूली की सुविधा को शामिल करता है। यह सरकार के साथ व्यापार के नए अवसरों के लिए सतर्क करता है और निविदा के ऑनलाइन सबमिशन व कार्य का ऑनलाइन आवंटन भी करता है। यह भौतिक निविदा प्रणाली में लगे समय व खर्च को कम करता है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है एक सूचित समाज का निर्माण करना। सूचित समाज एक सशक्त समाज है। केवल सूचित लोग ही जिम्मेदार सरकार बना सकते हैं। सरकार की प्रत्येक सूचना और सार्वजनिक महत्व को एक्सेस करना ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्य में शामिल है, मुख्य उद्देश्य में से एक है। सेकंड पॉइंट है सरकार और नागरिकों में परस्पर क्रिया बढ़ाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य प्रतिक्रिया की रूपरेखा बनाना और लोगों से प्रतिक्रिया लेना है। यह सरकार को लोगों की समस्या की जानकारी देने और उनका समाधान निकालने में सहायक है। थर्ड पॉइंट है सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सभी सरकारी डाटा और सूचना को लोगों के लिए सुलभ करके सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। फोर्थ पॉइंट है सरकार को जवाबदेह बनाना। सरकार अपने द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है, अतः ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। फिफ्थ पॉइंट है शासन के खर्च को कम करना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सूचना के भौतिक वितरण में लगे खर्च को भी कम करना है। सिक्स पॉइंट है सरकार के प्रतिक्रिया समय को कम करना। साधारणतः लाल फीताशाही और अन्य कारणों से सरकार लोगों की समस्या और प्रश्नों के उत्तर देने में लंबा समय लेती है, अतः ई गवर्नेंस का उद्देश्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार द्वारा लगे समय को कम करना है। ई गवर्नेंस के लाभ। ई गवर्नेंस के निम्न लाभ है। फर्स्ट है गति। तकनीकी संचार की गति प्रदान करती है। इंटरनेट, फ़ोन और सेल फोन साधारण संचार में लगे समय को कम करते हैं। सेकंड पॉइंट है लागत की कमी। कागज आधारित संचार में स्टेशनरी, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसमें भारी लागत आती है। वहीं ई गवर्नेंस में इंटरनेट संचार को सस्ता बनाता है और सरकार के लिए पैसों की बचत करता है। थर्ड पॉइंट है पारदर्शिता। आईसीटी का प्रयोग सरकारी प्रयोगों को पारदर्शी बनाता है। यह सभी संभव जब सरकार की सभी सूचना इंटरनेट में अपलोड हो और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सके। आईसीटी सूचना को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और सूचना को छिपाने की संभावना को खत्म करने में सहायता करती है। ई तत्परता, ई रीडनेस। ई तत्परता शासन और प्रौद्योगिकी को मिलता जुलता रूप है। ई तत्परता का शाब्दिक अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक तत्परता। यह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसके द्वारा शासन की तीव्र पहुंच तथा क्रियान्वयन होता है। ई तत्परता से शासन अधिक दक्ष और तत्पर बनता है।
ई तत्परता से जनता तथा सरकार के बीच निरंतर संबंध होता है। जनता सरकार के कार्यों के प्रति अधिक जागरूक होती है। सरकार अपने कार्यों के प्रति अधिक तत्पर होती है। ई तत्परता अधिक सफल है जहां सरकार और जनता के मध्य डिजिटली संबंध बहुत मजबूत होता है। जनता तथा सरकार के बीच डिजिटली डिवाइस अधिक होने पर ई तत्परता कारगर नहीं होता है। आंगुलिक विभाजन, डिजिटल डिवाइड। आंगुलिक विभाजन सूचना प्रौद्योगिकी के अंतराल में संबंधित एक अवधारणा है। यह सूचना प्रौद्योगिकी में संपन्न और सूचना प्रौद्योगिकी से कम संपन्न या सूचना प्रौद्योगिकी से वंचित लोगों के बीच के अंतराल को बताता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अनुसार आंगुलिक विभाजन देशों के बीच, सरकार और जनता के बीच, जनता और जनता के बीच हो सकता है। सामान्यतः संपन्न देश तथा वर्ग जो तकनीकी रूप से आगे है वह आंगुलिक लाभ की स्थिति में होता है। आंगुलिक लाभ की स्थिति में आंगुलिक विभाजन को लोगों, दो वर्गों तथा दो संस्थानों के मध्य सूचना के संग्रहण से उत्पन्न होने वाले अंतर को स्पष्ट करता है। जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, नैतिकता और शासन की एक ऐसी कल्पना है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसका प्रयोग अक्सर जिम्मेदारी, जवाबदेही, दोषारोपण, दायित्व जैसी संकल्पनाओं तथा जवाबदेही से जुड़े अन्य शब्दों के पर्यायवाची के तौर पर भी किया जाता है। जवाबदेहिता का अर्थ सरकारी अधिकारियों में निहित विवेकाधिकारों तथा प्राधिकारों की राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों द्वारा बाहरी समीक्षा करना है। शासन के एक पहलू के तौर पर यह सार्वजनिक क्षेत्र, गैर लाभकारी और निजी क्षेत्रों की समस्याओं से जुड़ी बहस का केंद्र रहा है। नेतृत्व की भूमिका में जवाबदेहिता के अंतर्गत कार्य, उत्पादों, फैसलों को स्वीकार करना और उनकी जिम्मेदारी लेने के साथ साथ प्रशासन, शासन और उन्हें अपनी भूमिका के दायरे में लागू करने तथा उसकी परिणति के प्रति जवाबदेह होना भी शामिल है। सरकार के प्रशासन में नौकरशाहों को जवाबदेह बनाने के लिए आंतरिक नियमों और मानदंडों के साथ साथ कुछ स्वतंत्र आयोग भी होते हैं। फिर भी विभागों पर नज़र रखने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए कुछ स्वतंत्र निगरानी इकाइयाँ होती हैं। इन आयोगों की वैधता उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर होती है, जो कि हितों के टकराव होने से बचाती है। आंतरिक जांच के अतिरिक्त कुछ निगरानी इकाइयाँ होती हैं जो नागरिकों से शिकायतें लेती हैं। इससे समाज और सरकार दो नौकरशाहों को केवल सरकारी विभागों के प्रति नहीं बल्कि नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। खुलापन और पारदर्शिता, ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती है। प्रशासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता व्यवस्था में जनता के विश्वास को सबलता प्रदान करती है तथा साथ ही व्यवस्था में ही सकारात्मक गतिशीलता बनी रहती है। साथ ही एक सभ्य समाज में यह आवश्यक है कि प्रशासनिक जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। इसी परिवेश में वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने अपने दस्तावेज अभिशासन और नागरिक और विकास में जवाबदेहिता को अच्छे अभिशासन के लिए अति आवश्यक माना है। सूचना प्राप्ति का अधिकार वर्ष 1948 में मानवाधिकार से संबंधित सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्ष 1966 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के माध्यम से स्वीडन से संबंधित अधिकार को व्यवस्थित रूप दिया गया। इसके पश्चात वर्ष 1958 में फिनलैंड में, वर्ष 1970 में डेनमार्क और नॉर्वे में तथा वर्ष 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्राप्ति का अधिकार जनता को प्रदान किया गया। सूचना प्राप्ति का अधिकार अलग अलग देशों में वहां की परिस्थितियों एवं प्रशासनिक गतिविधियों से विनियमित होता रहा है। 20वीं सदी के अंतिम दशक में तथा 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अच्छा अभिशासन, जनता को शक्ति, निचले स्तर से प्रशासन इत्यादि अवधारणाएं प्रशासनिक क्षेत्र में उभरकर सामने आई हैं।
भारत ने इस विकसित हो रहे अवधारणाओं के प्रति अनुक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हुए प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को नए सिरे से परिभाषित किया तथा वर्ष 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव के पूर्व नागरिकों को सूचना प्राप्ति अधिकार का मुद्दा उठाया गया। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा समय समय पर इसके लिए प्रयास किए जाते रहे, जिसकी परिणति वर्ष 2005 में सूचना प्राप्ति के अधिकार के रूप में हुई। भारत में कब सूचना प्राप्ति का अधिकार दिया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम जन की सभी उपयोगी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में प्रभावी है। इस अधिनियम में त्वरित, सवर्ग, सुलभ एवं नाम मात्र के शुल्क पर वांछित सूचनाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई कानून बना है जो लोक अधिकारियों की अकुशलता पर सीधी जवाबदेही तय करता है। भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिकारी सूचना देने से मना करता है तो उस पर 25,000 तक का जुर्माना और चरित्र पत्रिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जा सकती है। अधिनियम की धारा 12 में एक केंद्रीय सूचना आयोग को गठित करने का प्रावधान है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग में एक राज्य सूचना आयुक्त तथा 2 अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त सम्मिलित हैं। कार्यकाल सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार इन आयोगों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक राज्य सूचना आयोग के लिए 62 वर्ष अपने पद पर धारण कर सकते हैं, अपने पद जो है धारण कर सकते हैं। अधिनियम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। फर्स्ट है, जनता को सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सेकंड है, सामान्यतः सूचना देने की समय अवधि 30 दिन की है, परंतु जीवन एवं स्वतंत्रता की सूचना की समय अवधि 48 घंटे रखी गई है। थर्ड पॉइंट है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले के लिए सूचना मुक्त तथा अन्य के लिए उचित फीस का प्रावधान किया गया है। फोर्थ पॉइंट है, केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान कानून में किया गया है। ये आयोग स्वतंत्र तथा नागरिक कोर्ट के समान शक्ति संपन्न होंगे। फिफ्थ पॉइंट है, केंद्र के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 6 पॉइंट है, सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की व्यवस्था की गई है। 7 पॉइंट है, सरकार को बजट एवं सेवी वर्गों के बीच के खर्चों को जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सरकार को जो बजट होती है एवं जो सेवी वर्ग के खर्चे होते हैं उनकी जानकारी क्या करनी होगी? सार्वजनिक। गुप्त एवं सुरक्षा संस्थाएं जैसे गुप्त ब्यूरो, रॉ, बीएसएफ आदि एक्ट की परिधि से बाहर है, किंतु उनके द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार अधिनियम की परिधि में है। लिंग और शासन, जेंडर एंड गवर्नेंस। वर्तमान समावेश शासन में लिंग आधारित भेदभाव एवं महत्वपूर्ण विषय बनकर सामने आया। लिंग के आधार पर सदियों से चला आ रहा भेदभाव शासन व्यवस्था के लिए हमेशा से चुनौती बना रहा है। वर्तमान समावेशी शासन में लिंग भेदभाव का समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में भी लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33 से लेकर 50 तक आरक्षण दिए गया है। इसी तरह लोकसभा
तथा विधानसभा में भी आरक्षण देने की बात की जा रही है। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में लिंग भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में अनेक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।